जब हम पहली बार कॉमर्स पढ़ते हैं तो उसमें आता है एक पार्ट हमारा बिजनेस स्टडीज़ में, वो आता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पसंदीदा फॉर्मेट वैसे तो सोल प्रोप्राइटर होता है, जिसके बारे में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हो। पर जब आप अकाउंट्स भी पढ़ते हो तो उसमें देखते हो यार कि सोल प्रोप्राइटर को अगर अपने को बड़ा करना है तो धीरे धीरे वो पार्टनरशिप पे आता है, पार्टनरशिप से फिर वो कंपनीज पे आता है, कि कई बार फिर हम पढ़ते हैं कि कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी पैसा बुलवाती है, और लाखों करोड़ों रुपए का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, एचयूएफ में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जो सबसे फेमस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है कॉर्पोरेट फॉर्म। अगर आपको कुछ बड़ा ड्रीम करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर सीए फाउंडेशन में भी आपको आईसीआई ने कंपनीज एक्ट 2013 का एक छोटा सा पार्ट दिया है। आज हम इस वीडियो में उसी को शुरू करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि यही पार्ट कंटिन्यू होता है सीए इंटर में, कंपनीज एक्ट 2013 से। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं चेतन मंत्री आपका स्वागत करता हूं एक नए नवेले चैप्टर को लेकर, वो है कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, कंपनीज एक्ट किस किस पर अप्लीकेबल है? सर पहला तो हमको मालूम है, कौन सा? सर सारी कंपनीज पे जो भी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई, जो भी इंडिया में बनी, उन पर तो ये एक्ट जरूर लगेगा। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। प्रीवियस क्यों बोला? कंपनीज 1956 के एक्ट में भी फॉर्म हुई हो तो भी है तो वो कंपनी। तो ध्यान रखना, अंडर द एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। एक्ट का मतलब 2013 वाला एक्ट। प्रीवियस एक्ट जितने भी पुराने कंपनी लॉ है, 1956 वाला हो सकता है, वो भी इसमें कवर होगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, ये सब भी यहाँ कवर्ड है। पर इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी के अपने खुद के सेपरेट एक्ट है। ओके, तो एक तरफ इनको कंपनी माना गया, किसमें? कंपनीज एक्ट में, और एक तरफ इनके खुद के अपने सेपरेट एक्ट हैं। अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे दो एक्ट लग रहे हैं तो क्या होगा? सर क्लैशिंग हो सकती है। जैसे कि कंपनीज एक्ट किसी चीज पर एक्स आंसर देता है और इंश्योरेंस एक्ट उसी चीज पर वाई आंसर देता है। आंसर दोनों के अलग अलग है, तो हम किसको फॉलो करेंगे? ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या लिखा। जब उन्होंने लिखा कि इंश्योरेंस कंपनीज पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, तो फिर पीछे क्या लिखा? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट ना हो, तब तक तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आप कंपनीज एक्ट लगा सकते हो। पर अगर इंश्योरेंस एक्ट में, जो कि 1938 का एक्ट, और आईआरडीए एक्ट जो कि 1999 का एक्ट है, इनमें अगर क्लैशिंग हो गई तो हम आईआरडीए या इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करेंगे। तो क्या लिखा? एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट लगेगा, पर कब नहीं लगेगा? एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद इंश्योरेंस एक्ट 1938 और आईआरडीए एक्ट 1999। नेक्स्ट, इसी तरह बैंकिंग कंपनी अप्लाई होगा, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद, किससे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वापस एक मिनट अंडरलाइन कर रहा हूं, आर इनकंसिस्टेंट विथ प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट, कंपनीज एंगेज्ड इन व्हाट? जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से सर ये, यस, एक्सेप्ट कब कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर? एक्सेप्ट व्हेन द प्रोविजंस ऑफ द अबव एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विथ, किससे? वही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ऐसे ही एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी अदर स्पेशल एक्ट। अगर कोई स्पेशल एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पार्लियामेंट से जो पास आउट है, अगर कोई वो स्पेशल एक्ट भी है तो भी वो एनी अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई हो सकता है। तो ये थी हमारी पास 5 बातें। रिपीट करो, पहला कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द सेड एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा बैंकिंग, चौथा जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके एक्सेप्शन बोलेंगे, इंश्योरेंस एक्ट 1938, आईआरडीए 1999, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, और आखिरी सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, किसी भी कानून से उनको बनाया गया हो, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। गवर्नमेंट बोल दे कि भैया तुम्हारे ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा तो लगेगा। जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। तो ये पहला क्वेश्चन, चांसेस थोड़े से कम है आने के, पर अगर आएगा तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसके अलावा कि कंपनी पे लगता है आगे कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए आपको मोटा मोटा ये ध्यान होना चाहिए कि हम क्या क्या इसमें पुटअप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है सर डिफाइन कंपनी। सेक्शन 220 याद रखना, कंपनीज एक्ट 2013 का कंपनी का मतलब समझाता है और बोलता है कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। सेक्शन आपको कोट करना जरूरी है, 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
नेक्स्ट सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है एग्जाम में वो है हमारे लिए, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब इसमें तो बहुत सारे फीचर्स दिए सर आपके मॉड्यूल में, अब क्या करें लल्ला। सर हम कम से कम 8 से 10 पॉइंट बहुत बेहतरीन वाले, सबसे अच्छे वाले प्रिपेयर कर लें तो कम से कम 6 to 8 मार्क्स का अगर कुछ भी पूछते हैं हमसे तो हम एक फीचर वाला बढ़िया सा आंसर लिख पाएंगे। आपके पास बहुत सारे फीचर है, मैं मेन फीचर्स की बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे खास मेन फीचर्स ऑफ द कंपनी में बहुत सारे आपके पास फीचर्स हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ खास 8 से 10 को बिल्कुल बाय हार्ट कर लेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये बात आप पढ़ते आ रहे हो कि कंपनी जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे खूबसूरत, सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो है वो है इट एक्वायर्स इट्स यूनिक कैरेक्टर। कंपनी अपने आप में एक सेपरेट व्यक्ति है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट पर्सन है, यूनिक कैरेक्टर है अपने मेंबर से, डायरेक्टर से, बाकी सब लोगों से। तो पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इट एक्वायर्स, क्या लिखना है वर्ड आपको, इट एक्वायर्स अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कैसे, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, क्यों, किस एक्ट में सर, कंपनीज एक्ट में। इसका मतलब एक्ट जो है वो लीगल है, कानून है, एक लॉ है, तो सर कंपनी भी एक लीगल एंटिटी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई है। तो ध्यान रखना, कंपनी जैसी रजिस्टर्ड होती है उसको आपने क्लोथ्ड कर दिया, कपड़े पहना दिए बेसिकली, कि इट इज़ अ लीगल पर्सनालिटी। और तीसरी लाइन, इसके सारे पावर वैसे होंगे जैसे कि ह्यूमन बीइंग के, ऑलमोस्ट इसके सारे पावर वैसे ही हैं। चौथा, इट्स इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, बहुत अच्छे से वर्ड लिखना, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। अब इसके अगर सारे राइट है तो कंपनी सर क्या क्या कर सकती है, कंपनी के पास प्रॉपर्टी हो सकती है, कंपनी अपने बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, कंपनी लोन ले सकती है, कंपनी अपनी लायबिलिटी रेज कर सकती है, और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है। ये केस था मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, ये जरूर लिखना। सेपरेट लीगल एंटिटी, 4 बातें, पहला एक्वायर्स यूनिक कैरेक्टर, दूसरा क्लोथ विद लीगल पर्सनालिटी, तीसरा ऑलमोस्ट सेम पावर एज ह्यूमन बीइंग, चौथा सेपरेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, ये जरूर लिखना रहेगा। और आखिरी, कंपनी कैन ओन द प्रॉपर्टी, ओपन द बैंक अकाउंट या हैविंग बैंक अकाउंट, रेज द लोन्स, रेज द लायबिलिटी, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बॉस एक गलती, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो मैक्यूरा की स्पेलिंग MACAURA। चलिए साहब, पहला। दूसरा है हमारा परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी हमेशा जीवित रहेगी, चाहे मेंबर्स आए और जाए, मेंबर जिए मरे कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी विल कंटिन्यू। तो पहला, कंपनी को अमरत्व का, अमरता का वरदान है, कंपनी बिल्कुल अश्वत्थामा है जो कलयुग के आखिरी तक जिएगी। परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, चलती रहेगी। तो कंपनी में क्या बोलना पड़ेगा, मेंबर्स में डाई और चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन, कब तक, टिल इट इज वाउंड अप। कैसे वाउंड अप होगा, ऑन द ग्राउंड्स विच आर स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट या बाय द एक्ट। सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्या इसकी डेथ हो सकती है, नहीं सर, डेथ भी नहीं हो सकती। बर्थ कैसे हुआ था सर, रजिस्ट्रेशन से, मतलब लीगली। तो डेथ भी कैसे होगी सर, लीगली। कैसे होगी, इट कैन नॉट ब्रिंग एंड टू इट्स लाइफ, ओनली लॉ कैन ब्रिंग द एंड टू इट्स लाइफ। अपने आप मृत्यु हो नहीं सकती, अमरता का वरदान है, तो कौन एंड करेगा। सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज ओनली द लॉ विच कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। उसका जीवन कौन खत्म करेगा, वो है कानून, कानूनन ही उसका जीवन खत्म होगा। तो इसका एग्जिस्टेंस किसी भी मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी पे कोई अंतर नहीं लाता। 3-4 बातें रिपीट करो, पहला, मेंबर्स में डाई और चेंज, बट द कंपनी में कंटिन्यू टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। दूसरा बोलना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ, मेंबर का डेथ या इंसॉल्वेंसी डज नॉट इफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। ये ध्यान रखना है, इसका एग्जिस्टेंस। ये है परपेचुअल सक्सेशन, लगातार चलती ही रहेगी। तीसरा, लिमिटेड लायबिलिटी साहब, एक और खास फीचर कंपनी का। लिमिटेड लायबिलिटी क्या बताती, मेंबर जो है वो कितने अमाउंट के लिए लायबल है, कंपनी में कितनी उसकी लायबिलिटी होगी कंपनी के डेब्ट्स के लिए, ये डिपेंड करेगा वो किस कंपनी का मेंबर है। सपोज अगर वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मेंबर है, तो आप सब जानते हैं, मेरे पास अगर TCS के शेयर है, 100 शेयर है, 10 रुपये थे, 1000 रुपये की मेरी लायबिलिटी है, मान लो मैं 800 रुपये दे चुका हूँ, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 200 रुपये बची है। इसका मतलब जब भी कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज ऑल्सो लिमिटेड टू, कहां तक, टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। 10 रुपये का एक शेयर था, कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, मुझसे 10 रुपये से ज्यादा कभी भी नहीं ले सकते, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा केस, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सर गारंटी दे रखी है अच्छा मेंबर्स ने, तो कब बुलाया जाए, जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, तो मेंबर्स को तभी बुलाया जाता है जब कंपनी लिक्विडेशन में जाए। पहली बात, व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। और मेंबर कितने के लिए लायबल होगा, सर मेंबर उतने के लिए ही लायबल होगा जितने की उसने गारंटी ले रखी। तो इंग्लिश वर्ड बोलो,
टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट, कितना सर जितना गारंटी ले रखा है, गारंटेड बाय देम, तो ये 2 लाइन जरूर चाहिए मुझे, और वो भी तब when the company goes into liquidation. तीसरा, in the case of unlimited company क्या होगा सर, the liability of its member is also unlimited, नाम ही अनलिमिटेड। 3 तरह की कंपनी, पहला लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। इसमें से 2 पॉइंट जरूर लिख के आना। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आंसर बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से, हाँ फीचर्स लिख रहे हो, आंसर बढ़ता जा रहा है, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए दिया है कि अगर एक लाइन भूल जाए तो दूसरी हम पुट अप कर पाएं। क्या ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? हाँ सर। क्या इसका नेचुरल बर्थ होता है? ना सर। आपका मेरा नेचुरल बर्थ होता है? हाँ सर। क्या इसका बर्थ लॉ से होता है? हाँ। तो आर्टिफिशियल भी है और लीगल भी है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस रेदर देन नेचुरल बर्थ। ये ध्यान रखना, इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस रेदर देन नेचुरल बर्थ। इट इज लीगल और ज्यूरिडिकल। क्यों भैया लीगल क्यों है, कानूनी क्यों है? एज इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट, बाय लॉ। दूसरा, इट इज लीगल और जुडिशियल। क्यों भैया? इसका क्रिएट लॉ से होता है, एक कानूनी रूप है, लीगल पर्सन है, भले आर्टिफिशियल है। इट इज अ पर्सन इट इज क्लोथड विथ, कपड़े पहना दिया आपने इसको, विथ ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, या ऐसा ही बोल सकते हैं, इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथड विथ इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। नेक्स्ट, क्या कॉमन सील होगी? बिल्कुल, कंपनी कोई अंगूठा तो लगा नहीं सकती, कंपनी ऐसे अंगूठा नहीं लगा पाएगी, कंपनी साइन नहीं कर पाएगी, तो कंपनी का एग्जिस्टेंस कैसे मालूम पड़े? सर उसकी कॉमन सील से। कंपनी है, कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है, कंपनी पे किसी ने साइन किया डॉक्यूमेंट पे, कैसे मालूम पड़ेगा? सर कॉमन सील। वर्क करने वाले लोग होते हैं ह्यूमन बींग्स, कंपनी तो आर्टिफिशियल है, पर वर्क जब ह्यूमन बींग्स भी करेंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि कंपनी के बिहाफ पे वर्क हो रहा है? तो उसके लिए बनाई गई कॉमन सील। व्हाट इज कॉमन सील? कंपनी वर्क्स थ्रू द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, आप सबको मालूम है। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जब सील लग जाती है तो हम उस डॉक्यूमेंट को वैलिड मान लेते हैं, हम उस डॉक्यूमेंट को कंपनी का मानते हैं। क्वेश्चन है सर ये सील कौन लगाएगा? अरे कंपनी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज। किस पे? सर एवरी डॉक्यूमेंट। तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी का है। तो इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी विच इज अफिक्स्ड बाय, कौन ठोकेगा उस सील को? विच इज अफिक्स्ड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द एम्प्लॉइज। क्यों? सर यही तो बताएगा कि ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है। The common seal is the seal used by the corporation as the symbol of its incorporation. सील बनते से मालूम पड़ जाता है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। अब 2015 में जब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया तो उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया कि कॉमन सील ऑप्शनल बना दी, मैंडेटरी नहीं है। आपकी इच्छा हो तो कॉमन सील रखो, वरना मत रखो। अगर आपने कॉमन सील नहीं रखी तो क्या होगा? अगर आपने कॉमन सील नहीं रखी तो मैं कैसे समझूंगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी का है? ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? एक ही चीज से, अथोराइजेशन जो होगा, इट शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय अ डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, वेयर द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। तो भैया सील बनवा लो, बढ़िया है। सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर बुलाओ, 2 डायरेक्टर नहीं हो तो 1 डायरेक्टर, 1 कंपनी सेक्रेटरी बुलाओ, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो दोस्तों ये थे हमारे 5 फीचर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट तो सभी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे पहला कौन सा? सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें 3 बातें लिख ली। एक्वायर्स अ यूनिक कैरेक्टर, दूसरा लिखना है क्लोथ विद लीगल पर्सनालिटी, ऑलमोस्ट ह्यूमन बींग्स जैसे सारे राइट्स हैं। इसके अलावा सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स हैं। इसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में डाई और चेंज, द कंपनी विल गो ऑन टिल इट इज वाउंड अप बाय द लॉ या बाय द एक्ट। नेक्स्ट, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका क्रिएशन लॉ अलॉन ही करता है, तो एंड भी लॉ अलॉन ही करेगा। द लॉ अलॉन विल ब्रिंग टू एन एंड इट्स लाइफ, ये ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर। लिमिटेड लायबिलिटी, 3 तरह की कंपनी हमने पढ़ी। लिमिटेड लायबिलिटी, गारंटी बाय कंपनी, 3 तरह की हमने कंपनी पढ़ी। कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मेंबर्स की भी लायबिलिटी नॉमिनल वैल्यू की है। दूसरा गारंटी कंपनी, जिसमें हमने बोला ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटेड, और ये तभी कॉल किया जाएगा व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। अनलिमिटेड लायबिलिटी इज आल्सो अनलिमिटेड। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस रेदर देन नेचुरल बर्थ। तो आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ, इट इज अ लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय सम लॉ। नेक्स्ट, कॉमन सील हो तो अच्छा है, इट इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी विच इज अफिक्स्ड बाय द ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी ऑन द डॉक्यूमेंट। कॉमन सील उसका सिंबल है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। और खास बात, 2015 का अमेंडमेंट एक्ट था, उसने बोल दिया था कॉमन सील ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है लगाओ, रखो, बनवाओ, जरूरी नहीं है, रखो तो अच्छा है। अगर नहीं है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने बोल दिया था कॉमन सील ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, रखो तो बढ़िया, ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं रखोगे तो अथोराइजेशन 2 डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर, 1 कंपनी सेक्रेटरी, इफ द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी है। अगर सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर ऑथोराइज करेंगे या 1 डायरेक्टर, 1 कंपनी सेक्रेटरी, इफ इट हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन। अलग से मैंने फिर से 2 पॉइंट आपको दी, वो है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन
और दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्वेश्चन मैंने अलग से क्यों दिए, कभी इन पे अलग से 5 मार्क्स 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, क्या करोगे? ऊपर तो हमने 3-3 लाइन ही ली, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन पे अगर 5 से 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो हम कम से कम 10 लाइन के करीब तक लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ क्या बोलता है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सर हमको मालूम है। इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ, ये तो सर ऊपर भी याद किया था। लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है ऊपर याद किया था। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथड विथ ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको सारे अधिकार। 4 मेन वर्ड, सबसे पहला आर्टिफिशियल पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिएटेड बाय प्रोसेस रेदर देन नेचुरल बर्थ, मन से लिखोगे। लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये भी आप मन से लिखोगे। इट इज अ पर्सन, इसके साथ लिखना है क्लोथ विथ और राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तो क्लोथड से आपको याद आ जाएगा, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल राइट वर्ड से याद आएगा। नेक्स्ट, कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ऑन प्रॉपर्टी, वो खुद रख सकती है, बैंक अकाउंट हो सकता है, रेज लोन, इनकर लायबिलिटीज एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सर ये भी हमने सेपरेट लीगल एंटिटी में पढ़ा था, बिल्कुल वो का वही पैराग्राफ सेम यहाँ कोट करना है, क्योंकि हम लीगल पर्सन समझा रहे हैं तो हम समझाएंगे ही ना कि वो खुद भी बैंक अकाउंट रख सकता है, वो खुद भी लोन रेज कर सकता है, वो खुद भी लायबिलिटी इनकर कर सकता है, और खास बात कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। आखिरी एक और, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, मेंबर्स खुद कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी में भी कवर होता है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, वही सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो मेंबर्स भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट लाइन, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। इसके बाद इट कैन sue एंड बी sued इन इट्स ऑन नेम, इसकी खुद की लीगल एंटिटी है, खुद की सेपरेट एंटिटी है, आर्टिफिशियल होने के बावजूद इसका अस्तित्व है, और अगर अस्तित्व है तो इट कैन sue एंड बी sued इन इट्स ऑन नेम, ये लाइन जरूर लिख के आना। नेक्स्ट, इट कैन डू एवरीथिंग, जो एक नेचुरल पर्सन आप और मैं करते हैं सिवाय किसके, कुछ चीजें नहीं हो सकती, जैसे कि आपकी मेरी शादी हो सकती है, कंपनी की शादी नहीं हो सकती कि भैया जेड लिमिटेड न्योता दे रहा है कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का आज रोका है, ये नहीं हो सकता। कंपनी को आप जेल में नहीं ठूस सकते, हथकड़ी नहीं पहना सकते, ये नहीं हो सकता। ओथ नहीं ले सकती कंपनी, मैरिज नहीं कर सकती, प्रैक्टिस नहीं कर सकती सीए प्रोफेशन को, ये कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर है। इसके बावजूद ये लीगल पर्सन है अपने खुद के सेंस में, और कंपनी चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो एक्ट कौन करेगा? सर इट कैन एक्ट ओनली थ्रू ह्यूमन एजेंसी, दैट इज डायरेक्टर्स। एक्ट तो इनका डायरेक्टर्स के थ्रू ही होगा। डायरेक्टर्स क्या करेंगे? डायरेक्टर जब कंपनी के बिहाफ पे कोई भी काम करेंगे तो सर कॉमन सील लगा के करेंगे। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं? आइदर ऑन देयर ऑन और थ्रू कॉमन सील कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट, कैन ऑथेंटिकेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो इट्स फॉर्मल एक्ट वर्ड ज्यादा बेटर है। 10 अ कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सर बहुत बड़ा आंसर हो गया, नहीं हुआ लल्ला, मैं बता रहा हूँ 4 लाइन में याद होगा। पहला हमको समझाना आर्टिफिशियल है, प्रोसेस से नहीं आ रहा है, प्रोसेस से आ रहा है। 4.4 हिस्सों में अभी याद हो जाएगा, देखो मेरे साथ। पहला आप बोलोगे इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जन्म कैसे हो रहा है? थ्रू अ प्रोसेस रेदर देन नेचुरल बर्थ। इसके राइट्स कैसे होंगे? सर चूंकि ये क्लोथड हो गई है लीगल कंसेप्ट के तहत, तो इट इज हैविंग ऑल द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ये पहली बात। फिर कंपनी के पास क्या क्या हो सकता है? इट इज हैविंग सेपरेट एंटिटी, सो इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, ओपन बैंक अकाउंट, रेज लोन, रेज लायबिलिटी, या टेक द बियर द लायबिलिटी, या एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मन से भी एक आध वर्ड चलेगा। इवन मेंबर्स कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, कैन एक्वायर राइट अगेंस्ट इट, ये भी लिख सकते हो। इट कैन sue एंड कैन बी sued इन इट्स ऑन नेम, ये भी लिख सकते हो। फिर इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन, एनी नेचुरल पर्सन कैन डू, एक्सेप्ट इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल, इट कैन नॉट टेक एन ओथ, इट कैन नॉट मैरी, इट कैन नॉट प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन। इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ऑन सेंस। और आखिरी, खुद वर्क नहीं करती, इट शुड ऑलवेज एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, इट शुड ऑलवेज एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, दैट इज डायरेक्टर। और डायरेक्टर क्या करते हैं? या तो खुद ऑथेंटिकेट करते हैं या थ्रू कॉमन सील ऑथेंटिकेट करते हैं इट्स फॉर्मल एक्ट। इसके जितने भी कार्य है, जितने भी काम है, उनको ये ऑथेंटिकेट करते हैं। इन दिस सेंस द कंपनी कैन बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो सर पहले हमने उसका बर्थ बताया, उसके राइट बताए, वो क्या क्या कर सकती है, मेंबर्स की पोजीशन बताई, ह्यूमन बींग्स के राइट के अलावा उसके क्या क्या काम नहीं है, डायरेक्टर्स के थ्रू वो एक्ट करेगी, ये आखिरी बात है। अगला पॉइंट है हमारे पास, तो ये था दोस्तों आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और अगला पॉइंट जो कि एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सेपरेटली पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए मैंने भी उसका पैराग्राफ अलग किया, सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहला पैराग्राफ, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इट एक्वायर्स अ यूनिक कैरेक्टर, उसका अपना एक अलग ही अस्तित्व है, एक अलग ही जलवा है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सर ये लाइन तो ऊपर पड़ी थी, हाँ बिल्कुल वो की वही लाइन है सेम, एक्वायर्स
unique character of being a separate legal entity. When a company is registered, it is clothed with legal personality. ओके साहब, ठीक है। इसके राइट्स कैसे होंगे सर? इसके राइट्स और पावर विल ऑलमोस्ट द सेम। ये वर्ड भी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में देख लिया था जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे। सेम एज अ ह्यूमन बीइंग, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। और आखिरी की लाइन तो वो कि वही है ज़्यादा, इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, ओपन बैंक अकाउंट, रेज लोन, इनकर लाइबिलिटी एंड कैन इवन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये तो ऊपर भी लिखा है, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए बस दो इंपॉर्टेंट लाइंस आपको ये लिख के आनी है। पहला, इट इज एट लॉ अ टोटली डिफरेंट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर्स। ये लाइन एक तो आनी चाहिए। तो पहले क्या लिखोगे? इट इज एट लॉ, लीगली, एट लॉ मतलब लीगली, इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट ऑल टूगेदर। इट इज एट लॉ, एट लॉ मतलब सर लीगली, एट लॉ अ पर्सन डिफरेंट altogether from the subscribers of the memorandum of association, altogether different from the subscribers। ये तो हम लिख सकते हैं। Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it। जिन्होंने उस कंपनी को बनाया वो अलग हैं, सब्सक्राइबर्स अलग हैं, और जो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है वो सेपरेट है। यही सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो पहला उन्होंने यहाँ पे जो समझाया, ये जो लोग इस कंपनी को फॉर्म करते हैं उनके एंगल से समझाया। और दूसरा, मेंबर्स जब आ जाते हैं तो मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, कैन एक्वायर राइट अगेंस्ट इट एंड इनकर लायबिलिटी ऑन इट या टू इट। ये दोनों बातें भी हैं। कंपनी इज केपेबल ऑफ ऑनिंग एंड एंजॉइंग, डिस्पोजिंग, तीनों बोला है भैया, ऑनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग, तीनों काम कर सकती है कंपनी, ऑनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी। अब एक और खास बात, क्या मेंबर का कोई इंटरेस्ट होगा कंपनी की प्रॉपर्टी में? नहीं सर। अगर वो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो एक भी मेंबर का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट कंपनी की प्रॉपर्टी में नहीं होगा। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। और वापस अपना वही केस, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बीच का एक पैराग्राफ और अगर आप जोड़ना चाहो तो ये लाइन लेना, द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो चलिए 5 हिस्सों में इसको याद कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट बोलो, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, एक्वायर्स अ यूनिक कैरेक्टर और सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा पैराग्राफ, क्लोथ विथ लीगल पर्सनालिटी, हैव सेम पावर्स एज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर एज ऑफ इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये वर्ड भी हम यूज करेंगे। और कंपनी के पास प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक अकाउंट हो सकता है, कैन रेज लोन, कैन इनकर लायबिलिटी, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे रिलेटेड दो बातें, इट इज एट लॉ altogether different person from the subscribers of the memorandum of association। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। its personality is totally different from the person who have composed it। और दूसरा, even members can enter into a contract with the company, can acquire right against it or incur liability on it। और तीसरा, company can own the property, पहला O था, E enjoy the property, D dispose of the property। अगला, shareholders are not the private या joint owners of the company's property, the shareholder or a member does not have any insurable interest। और अपना मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाला केस, ये मैंने आपको अलग से दिया। मेरा मन बोलता है सेपरेट एंटिटी ही अकेला शायद कभी वो 5 से 6 मार्क्स में पूछ लें, तो ये समझाना आना चाहिए। तो दोस्त ये थे दो अलग से पॉइंट हमारे, अलग से मैंने क्वेश्चन क्रिएट किए ताकि थोड़ा सा ज़्यादा समझाना हो तो हम समझा पाएँ। फीचर्स में भी 2-2 पैराग्राफ तो हमने पढ़े थे, थोड़ा और आंसर को हमने इंक्रीज किया। तो ये थे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी के छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंपनी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सभी जानते हो, कॉर्पोरेट वेल। सर ये क्या होती है? अभी हमने बोला कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट होता है। The company and its subscriber, the company and its member are totally altogether different person। उसका अपना लीगल एग्जिस्टेंस है, वो अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोलती है, वो अपने नाम पे लायबिलिटी इनकर करती है। मेंबर्स का डायरेक्टली कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। ये बात आपने पढ़ी। अब क्या हुआ? जैसे ही हमने ये पढ़ा तो कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट आया। कैसे? कॉर्पोरेट वेल की डेफिनेशन बोलती है कि इट इज अ लीगल कंसेप्ट जिसमें कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली। वो कोने में, उस कोने में कंपनी खड़ी और उस कोने में मेंबर्स खड़े। कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली, अलग अलग माना जाता है किससे? फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इसी थ्योरी को, सेपरेट लीगल एंटिटी को उन्होंने कॉर्पोरेट वेल का नाम दिया। इट ऑल्सो रिफर्स टू द कंसेप्ट जिसमें मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शील्डेड। शील्डेड मतलब उनको एक ढाल दी गई, एक डिफेंस दिया गया कि मेंबर बोलेंगे भाई वो रही कंपनी, ये रहे हम। कंपनी के एक्ट के लिए हम लायबल नहीं है, हमारे एक्ट के लिए कंपनी लायबल नहीं है। क्यों साहब? क्योंकि दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों साहब? क्योंकि हमने दोनों को कॉर्पोरेट वेल से अलग अलग कर रखा है
ऑल टुगेदरली सेपरेट कर रखा है, आइडेंटिफाइबल सेपरेटली कर रखा है। तो मेंबर्स को क्या बोला गया, तुम जब भी तुम्हारे ऊपर कोई लाइबिलिटी आए ना तो तुम बोल देना वो कंपनी से बात करो, हम तो मेंबर्स हैं, हमारी कोई डायरेक्टली लाइबिलिटी नहीं है। तो मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम लाइबिलिटी, किसकी, कनेक्टेड टू द कंपनी। जो लाइबिलिटी कंपनी की है क्या उसका इफेक्ट मेंबर्स पे आएगा, नहीं आएगा। उनको हमने एक सुरक्षा, एक ढाल क्रिएट करके दी थ्रू कॉर्पोरेट वेल। हर बार जब भी कुछ होगा, कंपनी कुछ भी करे, कंपनी अपने एक्ट के लिए खुद लायबल है, मेंबर्स कंपनी के एक्ट के लिए लायबल नहीं है। कंपनी ने अगर कोई डेब्ट्स इनकर करे, कोई लॉ का कंट्रावेंशन किया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखना मेंबर्स शुड नॉट बी लायबल फॉर दोज एक्शंस, फॉर दोज एरर्स। इन अदर वर्ड्स, खास बात सबसे आखिरी, दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। कंपनी के डेब्ट्स के लिए आप मेंबर्स को परेशान मत करो, कंपनी ने कोई लॉ तोड़ा, मेंबर्स को परेशान मत करो, क्योंकि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट में आते हैं और इसी को उन्होंने नाम दिया कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो 3-4 मेन वर्ड्स बोलो। पहला, इट इज अ लीगल कंसेप्ट, okay, where the company is identified separately from the members of the company. दूसरा, the term corporate wealth refers to the concept that members of the company are shielded, एक ढाल क्रिएट करके दी उनको from the liability connected to the company। ये अलग हो गया। company incurs any debts or contravene any of the law, the members को क्या बोला जाएगा, members को क्या बोला जाएगा, वापस बोल रहा हूँ लाइन आखिरी वाली। if the company incurs any debts or contravenes any law, तो क्या होगा, sir the members should not be liable for those errors। ये भी हो गया। The shareholders are protected from the acts of the company, और इसका सबसे फेमस केस लॉ सेलोमन वर्सेस सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये कॉर्पोरेट वेल का छोटा सा क्वेश्चन, अगर सिर्फ वो पूछते हैं कॉर्पोरेट वेल क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सेपरेट करके दिया। अगला क्वेश्चन जो होगा, तो दोस्तों कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट से ये तो क्लियर हो गया कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, जिसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी में भी पढ़ते हैं। और खास बात, कंपनी का अपना एक लीगल पर्सनालिटी है, उसके लिए मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। कंपनी अगर कुछ गलती करती तो मेंबर्स का आप गला नहीं पकड़ोगे। यह बात सबसे फेमस केस था सोलोमन वर्सेस सेलोमन कंपनी लिमिटेड में डिसाइड हुई थी। तो मालिक, मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो यही है कि अगर ये केस ही आ गया समझाने को, तो सोलोमन वर्सेस सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड इज द लैंडमार्क जजमेंट इन द कंपनीज एक्ट 2013। इसीलिए हम ये केस जरूर पढ़ेंगे, मैंने अलग से इसका क्वेश्चन बनाया। सेलोमन वर्सेस सेलोमन का अगर फैक्ट्स आ जाए और डिसीजन पूछें तो ये आंसर आपको लिखना है। पहला आंसर की पहली लाइन जो होगी, इट इज द केस लॉ दैट लेट डाउन द फाउंडेशन, जो आधार थी, बेसिस थी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। तो पहला वर्ड आएगा बॉस, वो है फाउंडेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इन सेलोमन वर्सेस सेलोमन कंपनी लिमिटेड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो वहां का कोर्ट था उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसको बोला गया। इन सेलोमन वर्सेस सेलोमन कंपनी लिमिटेड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसीजन दिया था कि द कंपनी इज अ पर्सन दैट इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। सर ये केस क्या था, इसके क्या फैक्ट्स थे, लाइए इस केस में हुआ क्या था, फैक्ट्स देखना शुरू करते हैं। पहले हम ये केस हिंदी में डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश में एक बार वर्ड्स पढ़ लेंगे ताकि फैक्ट्स लिखना हो तो वो भी आप लिख सको। चलिए, एक कंपनी खोली सेलोमन ने, सेलोमन कंपनी लिमिटेड। उसमें 7 लोग थे। 7 कैसे, एक सेलोमन खुद, एक उसकी वाइफ, एक उसके 4 लड़के, एक लड़की, टोटल हो गए 7। सेलोमन ने अपनी पर्सनल असेट्स कंपनी को ट्रांसफर की। ओके, बदले में कंपनी से क्या क्या लिया, बदले में कंपनी से लिया कैश, 20,000 पाउंड के शेयर्स और 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स। ओके साहब, अब हुआ क्या, बाकी लोगों को क्या दिया इसने, बाकी लोगों को इसने सिर्फ एक शेयर दिया, मतलब वाइफ का एक शेयर, 4 लड़कों का एक शेयर और एक डॉटर का शेयर, तो टोटल 6 शेयर इन सबको गए। बाकी पूरी शेयर कैपिटल सेलोमन के पास थी। ओके, हो गया। पर्सनल असेट्स कंपनी ने खरीद ली, उसके बदले सेलोमन को ये शेयर, ये डिबेंचर और कैश मिल गया। आगे क्या हुआ साहब, कंपनी की बदकिस्मती, कंपनी चली गई लिक्विडेशन में, कंपनी हो गई लिक्विडेट। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो आप जानते हो उसकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ता है उसकी असेट्स में से। क्या हुआ फिर, आप ये भी जानते हैं क्या हुआ फिर, आप ये भी पढ़ा होगा आपने, कहीं ना कहीं ये जानते हैं आप कि सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन साहब, सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर मतलब कौन साहब, मिस्टर सेलोमन, क्योंकि डिबेंचर उसी के पास थे। और सेलोमन कौन है साहब, सेलोमन वो व्यक्ति है जिसका इस पूरी कंपनी में 99.9% की शेयर होल्डिंग है। लग यही रहा है कि सेलोमन अकेला ही कंपनी चला रहा है। तो क्या हुआ, पेमेंट जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को। इस बात पे क्रेडिटर्स जिनको 7,000 पाउंड कंपनी से लेने थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, जज बोल रहा है हाँ,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोल रहा है हाँ बोलो क्या ऑब्जेक्शन है। क्रेडिटर बोल रहे हैं कि फर्स्ट पेमेंट आप डिवेंचर होल्डर को करोगे, वो बोले हाँ क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर को जाता है। कौन है साहब डिवेंचर होल्डर? सेलेमन। सेलेमन ही कौन है सर? सिक्योर्ड क्रेडिटर। सेलेमन ही कौन है सर? वही जिसके पास 99.9% शेयर कैपिटल है। क्रेडिटर्स ने ऑब्जेक्ट किया कि ये तो वन मैन शो हो गया, वन मैन कंपनी हो गई। और दूसरी बात, कंपनी और सेलेमन अलग अलग कहाँ रहे साहब? एक ही तो हैं, 99% शेयर होल्डिंग उसी के पास है और आप उसी को सबसे पहले पेमेंट दे रहे हो, तो ये तो गलत है। क्रेडिटर्स ने दो ऑब्जेक्शन लिए मालिक, पहला वन मैन कंपनी और दूसरा कंपनी एंड सेलेमन आर नॉट डिफरेंट पर्सन, क्योंकि वही शेयर होल्डर पे मेजर कंट्रोल कर रहा है, उसी के पास डिवेंचर भी और उसी को पहले पेमेंट कर रहे हो। तो कुल मिला के क्रेडिटर्स को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि यार डिवेंचर होल्डर भी सेलेमन है, कंपनी का कंट्रोल भी उसी पे, पैसे भी उसी को जा रहे हैं, हमको बाद में पे हो रहा है, वन मैन कंपनी है। इन सब बातों को लेके क्या डिसीजन आया देखिए। इंग्लिश में क्या क्या लिखना है एक बार पढ़ लें। वन सेलेमन करके लिखा है ना, मिस्टर सेलेमन भी नहीं लिखा पट्टों ने। वन सेलेमन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी नेम्ड सेलेमन कंपनी लिमिटेड विथ 7 सब्सक्राइबर, हिमसेल्फ, हिज वाइफ, 4 सन एंड 1 डॉटर। ये तो कहानी हो गई। दिस कंपनी, ये जो कंपनी थी उसने पर्सनल असेट टू कवर कर ली सेलेमन की, कितने रुपए की? 38,782 पाउंड्स की। ओके, बदले में क्या दिया सर? 20,000 शेयर 1 पाउंड वाले, 10,000 डिबेंचर, और इस तरह से बैलेंस कैश में देके उसका काम खत्म किया। उसकी वाइफ वगैरह के पास, सबके पास सिर्फ 1 शेयर आया। सब्सिक्वेंटली कंपनी चली गई लिक्विडेशन में। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने कंटेंड किया, ये ऑब्जेक्ट किया कि सेलेमन को पहले पैसा नहीं जाना चाहिए एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, डिबेंचर्स का पैसा उसके पास नहीं जाना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर्स, क्योंकि वो क्या है सर? वो वन मैन कंपनी है, ही इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम दी कंपनी। और ये तो पूरी तरह से सर एक फ्रॉड ही हो गया हमारे साथ, एक धोखाधड़ी हो गई। माना कि बात तो सब कुछ सही थी, पर लेकिन किंतु परंतु लॉर्ड मैकनॉटन ने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी इज एट लॉ टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन। वापस, द कंपनी इज एट लॉ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। किससे? फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। कंपनी पूरी वो अलग खड़ी और ये रहा सेलेमन, उसकी वाइफ, उसके सन और उसके डॉटर। ऑल टुगेदर सब्सक्राइबर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। तो पहला मेन वर्ड डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। दो इट में भी हो सकता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस इज प्रिसाइजली द सेम। जो पहले था वही है। पहले भी कौन था? परिवार के लोग थे। अभी भी कौन है? परिवार के लोग हैं। पहले भी पूरा कंट्रोल किसका था? सेलेमन का था। अभी भी पूरा कंट्रोल किसका है? सेलेमन का है। प्रिसाइजली द सेम एज इट वॉज बिफोर। पर इसके बावजूद क्या हुआ? हो सकता है सेम पर्सन ही मैनेजर हो सकता है सेम पर्सन ही प्रॉफिट भी रिसीव कर रहे हो, सब कुछ हो सकता है। तो पहली लाइन तो बोली कंपनी इज एट लॉ ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक तो ये बोल दिया। दो इट में भी हो सकता है ऐसा केस हो कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस इज प्रिसाइजली द सेम एज इट वाज बिफोर। सेम पर्सन आर मैनेजर, सेम पर्सन रिसीव द प्रॉफिट, बट स्टिल इसके बावजूद हमको क्या बोलना पड़ेगा? द कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर। कंपनी सब्सक्राइबर की एजेंट नहीं है या ट्रस्टी की एजेंट नहीं है, ना ही जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेंबर्स हैं वो लायबल होंगे कंपनी के किसी भी शेप या फॉर्म में, किसी भी तौर पर, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी शेप में, एक्सेप्ट जब तक कि लॉ खुद उनको लायबल ना बनाए। तो लॉर्ड ने भैया ये आंसर दे दिया। 3 वर्ड मेन बोल लो, डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, एक ये बोलना। दो इट में भी कि कंपनी प्रिसाइजली द सेम एज बिफोर, सेम मैनेजर, सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट, ये सब लिख देना। तो बॉस क्या क्या लिखोगे? पहला डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, एक तो ये लिख देना। एंड दो ऐसा हो सकता है इट में भी कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस में भी सेम, प्रिसाइजली सेम एज इट वॉज बिफोर। सेम पर्सन आर मैनेजर, सेम पर्सन रिसीव द प्रॉफिट्स, ऐसा भी बोल सकते हो। अब क्या यहां से चेंज करना? द कंपनी इन लॉ इज नॉट एन एजेंट ऑफ द ट्रस्टीज, ऑफ द सब्सक्राइबर, ऑफ द मेंबर्स, ये कुछ भी नहीं होगा। और आखिरी लाइन, नॉर द मेंबर्स नॉर द सब्सक्राइबर्स आर लायबल इन एनी शेप और फॉर्म एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। ये बात आपको लिखना है। ये मैंने आपको अलग से क्वेश्चन दिया कि कभी भरोसा नहीं यार, ICAI क्या कभी अपने साथ गुगली खेल जाए, बोले सेलेमन वर्सेस सेलेमन केस लो ही समझाओ। तो आता सबको है, आता सबको है, पर जब लिखने की बारी आती है तब गड़बड़ हो जाती है। कंपनीज एक्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप लोगों ने पढ़ी, वो थी कि कंपनी पूरा एक सेपरेट लीगल एंटिटी और मेंबर्स ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनालिटी है। इसी के लिए आपने सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा, इसी के लिए आपने सेलेमन वर्सेस सेलेमन का केस पढ़ा, इसी के लिए आपने कॉर्पोरेट वेल करके भी एक कंसेप्ट पढ़ा। कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट भी बोलता है कि मेंबर्स पूरा अलग है, मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स ऑफ द कंपनी।
कंपनी पूरी सेपरेट है, मेंबर्स को आप किसी भी फ्रॉड, किसी भी एरर, किसी भी कंट्रावेंशन के लिए लायबल नहीं बनाओगे। इसका मतलब हमने माना कि मेंबर्स अलग हैं और कंपनी अलग है, कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। अब जैसे ये बात फिक्स हो गई ना भाई, बहुत सारे लोगों ने कंपनी बना ली। क्यों? कंपनी के नाम पर अब वो फ्रॉड करेंगे, कंपनी के नाम पर वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ करेंगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करेंगे, लॉ के अगेंस्ट भी जाएंगे, और जब पकड़ा जाएंगे तो बोलेंगे हम तो अलग हैं, कंपनी को धरो, कंपनी को पकड़ो। ये बात बहुत सारे केसेस में लॉ वालों को समझ में आ गई। ये बात बहुत सारे केसेस में कोर्ट को, लॉ मेकर्स को समझ में आ गई कि बॉस, कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट का बहुत सारे लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग गलत काम करके भी, गलत एक्टिविटी करके भी, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल है, काम तो इंसान ही करेंगे, ह्यूमन बींग्स ही करेंगे, ह्यूमन एजेंसीज ही करेंगी, काम डायरेक्टर्स ही गलत कर रहे हैं। पकड़ा जाए तो बोलते हैं हम तो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी को पकड़ो, कंपनी बोरी, कंपनी बोरी। तो फिर गवर्नमेंट को लगा, लॉ मेकर्स को लगा कि नहीं भैया ये गड़बड़ है। कुछ केसेस में कोर्ट ने बोला ये जो हम डिस्टिंक्शन रखते हैं, ये जो बीच में एक पर्दा रखते हैं कॉर्पोरेट वेल का, ये जो हमने एक बीच में हल्का सा डिफ्रेंशिएट कर रखा है कंपनी और मेंबर्स के बीच में, उस पर्दे को हम हटा देंगे, उस पर्दे को हम हटा देंगे, उस पर्दे को हम पियर्स कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो कोर्ट अब गाना गा रही है कि पर्दा है पर्दा, और पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो हम कंपनी लॉ वाले नहीं। कहने का मतलब यहां पर तो कॉर्पोरेट वेल बोलता है पर्दा है, दोनों में डिस्टिंक्शन है। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बोलता है कि पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं। तो मतलब अब वो जो डिफरेंस था, वो जो बीच में एक वेल थी, उस वेल को लिफ्ट कर दो, उसको पियर्स कर दो, ताकि उस पर्दे के पीछे, उस कंपनी की आड़ में, उस कंपनी को सामने लाकर, उसके पीछे से कंपनी का चेहरा लगाकर, उसके पीछे वाले लोग कौन हैं जो उस कंपनी को गलत तरीके से चला रहे हैं और नाम कंपनी का आ रहा है। तब जाके क्वेश्चन बना कि लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, और वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जिसमें लॉ बोलेगा कि हम इस कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट को नहीं मान रहे। मतलब यहां पर कंपनी और उसके मेंबर्स को एक ही माना जाएगा। एक्सेप्शन पढ़ रहे हो आप? तो दोस्त, लिफ्टिंग द विल का मतलब है लुकिंग बिहाइंड द कंपनी, कंपनी के पीछे देखो, कौन है वो लोग जो कंपनी के पीछे खड़े, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। ये लॉ बोलना चाह रहा है, लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल एंटिटी, दैट इज डिसरिगार्ड करो, किस चीज को? हटा दो, कंसेप्ट मत मानो, किस चीज का? डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी, उसकी कॉर्पोरेट एंटिटी का पर्दा फाड़ दो, हटा दो, डिसरिगार्ड कर दो कैरेक्टर को, और यही मानो कि, और यही ढूंढो कि कौन है वो लोग जो कंपनी का लीगल फेसेड लगा के, लीगल चेहरा दिखाकर कंपनी के नाम पर कुछ गलत एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन, दैट इज डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट एंटिटी, एंड इंस्टीड, और उसकी जगह कॉर्पोरेट एंटिटी हटाओ, और इंस्टीड क्या देखना है? पेइंग रिगार्ड टू द रियलिटीज बिहाइंड द लीगल फेसेड। क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है? क्या कंपनी कोई गलत काम कर सकती है? सर वो तो आर्टिफिशियल है। तो कंपनी की आड़ में, कंपनी के नाम पर वो कौन है जो गलत काम कर रहा है? उस केस में यहां पर हम लिफ्ट कर देंगे, हम कॉर्पोरेट वेल को हटा देंगे, ताकि हम असली चेहरा, असली गुनाहगार तक पहुंच पाए। तो भैया, अब अगर आप बोलते हो कि सर कंपनी की आड़ लेके हमने एक अफलातून प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, जिसका हमने टारगेट रख दिया कि हम बैंक लूटेंगे, कल को पकड़ा गए तो बोलेंगे हमने नहीं किया, कंपनी ने किया, तो ऐसा मत करना। ध्यान रखना, यहां पर अब आपकी कॉर्पोरेट वेल खत्म भी हो सकती है, लिफ्ट आउट हो सकती है, पियर्स हो सकती है, ध्यान रखना। तो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने का मतलब है कोर्ट्स अपना लॉ इग्नोर करता है कंपनी, और कंसर्न करता है कि वो कौन लोग हैं जो सीधे इस कंपनी को चला रहे हैं। डायरेक्टली मेंबर्स को कंसर्न किया जाता है, कंपनी को हटा दिया जाता है। कंपनी के पीछे कौन से चेहरे हैं, वो कौन से सुंदर, खूबसूरत लेकिन खतरनाक चेहरे हैं जो कंपनी की आड़ में कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो क्या बोला गया? वेयर द कोर्ट इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न देमसेल्व्स विद द मेंबर्स और द मैनेजर, द कॉर्पोरेट वेल कैन बी सेड टू बी लिफ्टेड। माना जाएगा कॉर्पोरेट वेल यहां एंड हो गई। तो पहला वर्ड, लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन, कंपनी का लीगल पर्सनालिटी हटाओ, डिसरिगार्ड करो, और रिगार्ड करो मेंबर्स को, रिगार्ड करो रियलिटीज कौन है उस लीगल फेसेट के पीछे, ये ध्यान रखना। दूसरा वर्ड बोला गया व्हेन द कोर्ट इग्नोर, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर करो क्या? कंपनी को, और कंसर्न करो मेंबर्स के ऊपर, तो माना जाएगा
कोर्ट हैज लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल। वापस बोल रहा हूं आखिरी लाइन, तो माना जाएगा द कोर्ट हैज लिफ्टेड, हटा दिया वो पर्दा, वो जो बीच में था उसको हटाकर कॉर्पोरेट वेल हटा दिया, और एक्चुअल फेसेस कौन है उनको देखने की कोशिश है। ये कुछ सर्कमस्टेंस है जिसमें लॉ डिसरिगार्ड करता है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को, सेपरेट लीगल एंटिटी को, कॉर्पोरेट वेल को, और मानता है कि वो जो मेंबर्स हैं और कंपनी जो है वो एक है, ताकि कंपनी की आड़ में, कंपनी की शील्ड लेके आप चाहे जो काम ना करो, जब ये लिफ्ट हो जाएगी ना कॉर्पोरेट वेल, तो आप भी पर्सनली लायबल हो जाओगे। ये बात आपको चमकाने के लिए, धमकाने के लिए, समझाने के लिए ये कंसेप्ट आया। ऐसे कौन से केसेस है, तो हम देख रहे हैं अब एक्सेप्शंस, जहां पर ये डिसरिगार्ड कर दिया, जहां पर लॉ डिसरिगार्ड करता है आपके कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को, आपकी सेपरेट और लीगल एंटिटी को। पहला केस, जब जब लॉ को लगता है, कोर्ट्स को लगता है कि इस कंपनी के पीछे एक्चुअल चलाने वाले लोग क्या हमारे देश के दुश्मन हैं, क्या इस कंपनी को जो लोग रन कर रहे हैं वो एक एनिमी कंपनी है। कंपनी तो आर्टिफिशियल है सर, क्या दोस्त क्या दुश्मन सब अपने ही है, पर उस कंपनी को चलाने वाले लोग अगर एनिमी कंट्री के हैं तो वो कंपनी भी अपनी एनिमी हो जाएगी। तो कई बार कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड वेदर कंपनी इज अ फ्रेंड और एनिमी, दैट इज अ कंपनी इज अ फ्रेंड और एनिमी, इसको देखने के लिए आपको कई बार ये कैरेक्टर लिफ्ट करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद द कंपनी। आप जानते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट में एनिमी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है ट्रेडिंग विद द एनिमी, ध्यान रखना, आपने पढ़ा इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। तो चाहे कोई सा भी देश हो यार, वो यही तो बोलेगा कि एनिमी के साथ कोई ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। अब कंपनी ट्रेड कर रही है, कंपनी को चलाने वाले लोग कौन है ये तो देख लो। ऐसा तो नहीं है कंपनी बैठी तो अमेरिका में पर चलाने वाले लोग चाइना के हैं, गड़बड़ हो गई। तो ट्रेडिंग विद द एनिमी, test of control is adopted. A company will be characterized as an enemy company if its affairs are under the control of person, कौन से, enemy country के person, ये ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। For this purpose the court may examine the character of the company, ये ध्यान रखना, नहीं आखिरी लाइन वापस बोल रहा हूँ। For this purpose कोर्ट देखेगी, कहने को कंपनी अमेरिकन है पर कंट्रोलिंग पावर सारा का सारा अपने चाइनीज वाले लोग देख रहे हैं, तो गड़बड़ हो गई। कोर्ट ने बोला, कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु आर रियली एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, कौन वो लोग हैं जो कंपनी के सारे अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो 3 लाइन बॉस, पहला टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी टू फाइंड वेदर द कंपनी इज फ्रेंड और एनिमी। उसके लिए क्या करेंगे, इन द केस ऑफ ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, हमको देखना है कंट्रोल किसका है। ट्रेडिंग कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको देखना है कंट्रोल किसका है। अ कंपनी में भी कैरेक्टराइज है एनिमी कंपनी इफ इट्स अफेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीपल ऑफ एनिमी कंट्री, ये मन से लिखना है। अगली लाइन, फॉर दिस पर्पस द कोर्ट में एग्जामिन क्या, हु आर द पर्सन या द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु आर एट द हेल्म, स्पेलिंग का ध्यान रखना, HELM, हु आर एट द हेल्म, हु आर एट द बेस, हु आर एट द कोर ऑफ मैनेजिंग कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसका फेमस केस लॉ था डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ध्यान से देखना, डेलमर मत कर देना, डेमलर, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। तो ये था मेरा केस, और अब हम करते हैं रिवाइंड कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। चलिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कंपनीज एक्ट किस किस पे लगता है। 5-6 कंपनीज हमने पढ़ी अलग अलग। पहला था कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा बैंकिंग, चौथा इलेक्ट्रिसिटी। इनके लिए एक्सेप्ट करके लिखा, बैंकिंग के लिए लिखा बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है तो इंश्योरेंस के लिए लिखा इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRD एक्ट 1999, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिखा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इसके अलावा लिखा ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होता है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको गवर्नमेंट खुद, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नोटिफाई कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 था डिफाइन कंपनी, सेक्शन 220 याद रखना है। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस लॉ। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द कंपनी, 5 फीचर्स हैं। सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी के मेन वर्ड सर, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द कंपनी इट्स यूनिक कैरेक्टर, ये वर्ड आ जाएगा, यूनिक कैरेक्टर वर्ड आ जाएगा ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्लोथ्ड विथ लीगल पर्सनालिटी, comes almost have the same rights and power, comes to have almost same rights and power that of the human beings, its existing is distinct and separate from its member। ये 4 बात। और 5वां, प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक हो सकता है, लोन ले सकते हैं, लाइबिलिटी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सेकंड, परपेचुअल सक्सेशन सर, मेंबर्स में डाई और चेंज, ये हो सकता है। द कंपनी गोज ऑन, चलती रहेगी टिल इट इज वाउंड अप बाय द एक्ट इटसेल्फ ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड। नेक्स्ट, सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसका एंड कैसे होगा, द लॉ alone can bring an end to its life, ये लिख देना। its existence does not get affected by the death or वापस से बोलो,
Its existence is not affected by the death or insolvency of its member. Then third point, limited liability, अलग अलग कंपनी की अलग अलग लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी में मेंबर्स कहाँ तक लाइबल है, नॉमिनल वैल्यू, गारंटी में गारंटी तक, और लिक्विडेशन के समय उनको बुलाया जाएगा. और तीसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अनलिमिटेड. ओके, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सर दो बातें. पहला, इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस रेदर देन नेचुरल बर्थ, ये पहली बात. इट इज लीगल और जुडिशियल, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये वर्ड लिख के आना. It has all the rights of a human beings or of the individual, ऐसा भी लिख सकते हैं. Common seal is the official signature of the company, जो सर कहाँ लगाई जाएगी. It is affixed by the officer or employees on the documents, ये ध्यान रखना. ऑफिशियल सील जो होती है, कॉमन सील, वही सिंबल है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, 2015 में जब अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट में तो उन्होंने बोला इट इज ऑप्शनल, लगाना तो लगाओ नहीं तो मत लगाओ. नेक्स्ट, कंपनी के पास अगर ऑफिशियल सील नहीं है तो दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी इफ इट इज अपॉइंटेड, तो वो लोग ऑथेंटिकेट करेंगे. ये थे आपके 5 फीचर. नेक्स्ट, शॉर्ट नोट मैंने अलग से दिया आपको दो चीज़ों पर, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में पहला पैराग्राफ वापस वही, आर्टिफिशियल पर्सन प्रोसेस लीगल जुडिशियल क्लोथ्ड विद ऑल द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. दूसरा पैराग्राफ, कैन ऑन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट, हैव लाइबिलिटी, इनकर लाइबिलिटी. तीसरा पैराग्राफ, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक अकाउंट हो सकता है, लाइबिलिटीज हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर सकती है. इट कैन रेज लोन्स ऑल्सो. नेक्स्ट, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, ये ध्यान रखिएगा. कैन एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी टू इट, दोनों बातें हो सकती है. मेंबर के राइट भी क्रिएट हो सकते हैं और मेंबर की लाइबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है कंपनी के साथ. इट कैन sue and be sued in its own name. It can do everything which any natural person can do except क्या क्या. So it cannot be sent to jail, it cannot take oath, it cannot marry, शादी नहीं हो सकती, और it cannot practice a learned profession. और आखिरी पॉइंट था, चूंकि ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट कैन एक्ट थ्रू ओनली अ ह्यूमन एजेंसी दैट इज डायरेक्टर, बट डायरेक्टर्स कैन ऑन देयर ऑन या थ्रू अ कॉमन सील ऑथेंटिकेट द फॉर्मल एक्ट्स ऑफ द कंपनी. ये ध्यान रखिएगा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. सेपरेट लीगल एंटिटी, पहला वर्ड मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर. दूसरा वर्ड एक्वायर्स अ यूनिक कैरेक्टर और सेपरेट लीगल एंटिटी. तीसरा, इसके बाद आप बोलोगे और क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है सर. रजिस्टर्ड, तो लीगल पर्सनालिटी, ऑलमोस्ट द सेम एज ऑफ ह्यूमन बीइंग. एग्जिस्टेंस कैसे आया सर, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स. कैसे आया सर, प्रोसेस से आया. और ये भी बैंक अकाउंट रख सकती है, लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, लोन रेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट. सेम पैराग्राफ. खास दो बातें, इट इज एट लॉ डिफरेंट ऑल टुगेदर पर्सन, it is at law altogether different person from the subscribers to the memorandum of association. ये ध्यान रखना. Its personality is different and distinct from those who compose it. ये लाइन याद रखना. Even members can contract with it. They can acquire right against it. They can incur liability to it. और सबसे खास बात, कंपनी ऑन कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है प्रॉपर्टी को. और आखिरी बात, शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ऑनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी. They do not have any insurable interest in the property of the company. मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एक केस फिर से कोट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट था कॉर्पोरेट वेल्थ. इट इज अ लीगल कंसेप्ट जिसमें कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. दूसरा, इट इज द कंसेप्ट जिसमें मेंबर्स को शील्ड दी गई, ढाल दी गई, प्रोटेक्शन दी गई. द मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी, जो किसकी है, लायबिलिटी है कंपनी की, तो मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड या कंसर्न टू द कंपनी. और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेब्ट और कंट्रावेंस एनी ऑफ द लॉ, द मेंबर शैल नॉट बी लायबल फॉर दोज एरर. ये लाइन लिखकर आप सेलमन वर्सेस सेलमन का केस लिख सकते हो कि शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. फिर नेक्स्ट हमने देखा सेलमन वर्सेस सेलमन का केस, जिसमें 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं. द कंपनी एट लॉ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम. इन दो ऐसा हो सकता है, इट मे बी दैट कि कंपनी कैसी पोजीशन पे, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस इज प्रिसाइसली द सेम पर्सन आर द मैनेजर, सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट. इसके बावजूद दो लाइन क्या आएगी, द कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर और ट्रस्टीज, ये भी लिखना है, नॉट दिस सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स आर लायबल इन एनी शेप और फॉर्म एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट. ऐसा करके हम इसको एंड करेंगे. तो ये थे दोस्तों मेरे 6 क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखने हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है. सारी चीज़ें हमेशा इनको रिवाइज करते रहिएगा, इनमें से कुछ भी एक पॉइंट आ सकता है.